स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त 2023 फाइनली वी डिड इट। इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला और यूएस, रसिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा कंट्री बन चुका है। और गाइस, जैसे ही प्रज्ञान रोवर लैंडर से निकला वैसे ही इसरो वालों ने रोवर के मून के सतह पर चलते ही एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगा। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूव डेट वी आर फाइनली ऑन द मून एंड यू ऑन बिलीव गाइस। बट इस सक्सेस का छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही प्रज्ञान रोवर मून के सरफेस पर चलना शुरू करेगा, वो उस पे काबू किए हुए अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के इनप्रिंट कुछ इस तरह से पीछे छोड़ते जाएगा। इसरो के इस सक्सेस को देखकर इसमें इंडियन स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ गया है। I mean, जहां पर 4 साल पहले सिर्फ 10 इंडियन स्पेस स्टार्टअप इसरो के मिशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पर अब ये आंकड़ा 140 पर आ चुका है। एंड नॉट जस्ट दिस, बड़े बड़े कंट्री जैसे जापान, यूके भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो चुका है। इस कोलैबोरेशन में उन्होंने इसरो के साथ 2 नए स्पेस मिशन प्लान किए हैं, जिसके वजह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आज इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्री को भी इसरो पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा था कि इंडिया पहली वो कंट्री बनने वाली है जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगी। बट वेट गाइस, ये सिनेरियो 4 दिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। 4 दिन पहले तक रसिया के लूना 25 मिशन इंडिया के चंद्रयान 3 को कांटे की टक्कर दे रहा था। दरअसल 11 अगस्त 2023 को रसिया ने अपने लूनर मिशन लूना 25 को लॉन्च किया, जिसे अनलाइक चंद्रयान 3 बिना पृथ्वी के 5 बार ऑर्बिट किए डायरेक्टली लॉन्चिंग के साथ मून के ऑर्बिट में दाखिल करवाया गया। और रशियन साइंटिस्टों के कैलकुलेशन के अनुसार लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को अपनी आखिरी डीबूस्टिंग फेज के दौरान लूना 25 हद से ज्यादा थ्रस्ट लगाने के वजह से वो एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी से डिवेट हो गया और सीधा मून से टकराकर क्रैश हो गया। और इसी के साथ उसका ये मिशन वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इसरो के साथ साथ नासा के साइंटिस्टों को ये पक्का भरोसा था कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने का चांसेस काफी कम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन सभी को ये पता था कि रसिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ने ये मिशन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे जिन जिन वजह का हाथ था उन सभी को समझकर सॉल्व करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, काम और कंपोज मैनर में। सिंपली स्पीकिंग, इसरो ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिससे कि सक्सेस का चांसेस मिशन में बिल्कुल फिट हो। फुल प्रूफ प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था टेस्टिंग, जहां पर मिशन के सभी इंस्ट्रूमेंट को उसके वर्किंग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लेवल पर टेस्ट किया गया था। और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडिंग में फिट किए गए सभी सेंसर और नेविगेशन सिस्टम को स्पेशली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्टिंग का मेजर मोटिव था कि टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं, चांद की सतह पर कोई भी टेम्परेचर फेयर न होने के वजह से, साथ में उसके साउथ पोल पर सूरज की किरणें न पड़ने की वजह से वहाँ की एवरेज टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए इतना कोल्ड टेम्परेचर होने पर सेंसर की हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी श्योर करने के लिए उन्होंने इससे भी 5 डिग्री कम, यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें टेस्टिंग किया था। इन सभी सेंसर में से सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर थे LPDC, LDB और LHDAC, क्योंकि ये सभी सेंसर लैंडर के पोजीशन,
वेलोसिटी और उनके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब नॉर्मली इन लेजर सेंसर को एक थर्मल वैक्यूम चेंबर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड हीलियम की मदद से स्पेस के ठंडा तापमान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। बट एज यू सी ये काफी हेवी बजट प्रोसेस है, सो इसरो ने चंद्रयान 3 के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली थी। यू ऑन बिलीव, बट उन्होंने सभी सेंसर को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई ऑल्टीट्यूड पर लेकर गए, जहां टेम्परेचर नेचुरली -13 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां से सेंसर के सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी और लेटेंसी, यानी कि सिग्नल कितना लेट ट्रेवल करता है, उन सभी पैरामीटर को अच्छे से चेक किया गया। इसके बाद उन्होंने लैंडर को पावर देने वाली थ्रस्टर को टेस्ट किया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर से 0 तक लानी पड़ती है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ थ्रस्टर ही करता है। सो विक्रम लैंडर में 2 टाइप के थ्रस्ट यूज किए गए हैं। पहला लैंब जो लैंडर को कंटिन्यूसली थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसके लिए इसमें 2 लिक्विड फ्यूल है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जो मिक्स होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरे टाइप के थ्रस्टर है जिसे कहते हैं रिलेटिव कंट्रोल थ्रस्टर, यानी RCT, जो लैंडर के रोटेशन, वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। सो देखो बेसिकली ना ये RCT लैंडर के स्टीयरिंग व्हील के जैसे काम करते हैं। इन 4 थ्रस्टर को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है, जिससे लैंडर के पोजीशन कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सो उन्होंने इन दोनों ही लैंडर के मैकेनिज्म के जांच पड़ताल की, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस एकदम से बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग एक और पार्ट पर निर्भर करता है, जिसमें अगर जरा सा भी गड़बड़ हुई तो आखिरी पल में पूरा का पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता है। वो है लैंडर के लेग्स। लेग्स के लिए इसरो के साइंटिस्टों ने मून के सरफेस को रेप्लिकेट करके एक टेस्ट बेड बनाया था, और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेसफुल टेस्ट परफॉर्म किए गए, और इन्हीं सभी टेस्टिंग के सक्सेसफुल रिजल्ट को देखते हुए इसरो के साइंटिस्टों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, और वही हुआ भी। उनके फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही, और उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंड किया। यहाँ पर इसके सभी इंजन इग्नाइट हुए और लैंडर धीरे धीरे करके मून के सरफेस के करीब ट्रेवल करने लगा। इसी दौरान लैंडर के RCT थ्रस्टर ने लैंडर को लैंडिंग स्पॉट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पर लगे कैमरा और सेंसर ने ये इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बिग मोमेंट। और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दी। और फिर जैसे ही वो सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरा ने सतह पर पिक्चर लेना शुरू किया। सेंसर ने डेटा कलेक्ट किया और ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने इन डेटा पर प्रोसेस करके कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे RCT थ्रस्टर फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे जैसे वो नीचे आया, वैसे वैसे लैंडर के चारों लेग्स ने सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर ली। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में माइक्रो स्टार और टच डाउन सेंसर लगे हैं, जिन्होंने मून के सतह की एलिवेशन और बम्स को सेंस करके उनकी इक्वल मैपिंग की, और उसके बाद इस मैपिंग के जरिए लैंडर में लगे हुए इक्वेटर और इंक्लिनोमीटर ने उसके लेग्स को एडजस्ट किया, ताकि जमीन से टकराते वक्त लैंडर का बैलेंस न बिगड़े। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून के सरफेस से 150 मीटर ऊपर पहुंचा, और उसने फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की जांच पड़ताल की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑन द बोर्ड कंप्यूटर ने फाइनली डिसेंट का सिग्नल भेजा, और अगले 57 सेकेंड में लैंडर मून के सरफेस पर लैंड हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो गाइस कि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश
नहीं थी और इसी प्लान को बखूबी एग्जीक्यूट करके चंद्रयान 3 एक नया विक्रम अपने नाम कर लिया। लैंडिंग के कुछ 4 घंटे बाद लैंडर से प्रज्ञान रोवर डिसेंट हुआ, जिसकी पहली इमेज पृथ्वी पर आ भी चुकी है। ये है वो इमेज एंड इट इज माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीवर ट्रांसमीटर एंटीना के मदद से लैंडर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया सो दैट लैंडर रोवर के इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचा सके। अब ये एंटीना किसी नॉर्मल टीवी के डिश की तरह ही सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता है, बट देयर इज ए कैच। इस कम्युनिकेशन के लिए उसे हमेशा लैंडर से 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा और अगर वो ये थ्रू आउट मेंटेन कर लेता है तो एक्चुअल मिशन स्टार्ट हो जाएगा, जो है मून की सरफेस की केमिकल टेस्टिंग, जो तुरंत लेजर इंडेक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि LIBS से मून के सोल में पड़े केमिकल कंपाउंड को एक्साइड करेगा। इसके लिए उन केमिकल में से अलग अलग वेवलिंक अल्फा एक्सरे निकलेंगे, जिन्हें रिवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर फिर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा कि मून के साउथ पोल पर सोइल का कंपोजिशन क्या है, ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपने साइड से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगाएगा और इतना थिन क्यों है इस मिस्ट्री को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मून पर 9 के बराबर एटमॉस्फेयर है। पहले तो लोगों को ये लगता था कि मून पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन रिसेंट स्टडी से मालूम चला है कि मून के 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक थिन चार्ज पार्टिकल से भरा हल्का सा एटमॉस्फेयर लेयर है और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन किसी को अब तक मालूम नहीं है। सो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रामभा और चेष्टा इन सेंसर की मदद से मून के आइनोस्फेयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज और तापमान के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर एल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है। सो गाइस, अभी हम इंडियंस के लिए बिग मोमेंट है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और इसी तरह से साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अभी अनस्टॉप साइंस को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।